नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल आइडिया आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है? आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने एंटरटेनमेंट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीड हेस्टिंग्स की, नेटफ्लिक्स के विजनरी को फाउंडर की। और हम आपको बताएंगे वो सीक्रेट फॉर्मूला जिससे उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में अपनी किस्मत पलट दी। ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच की है जो हर आने वाली मुश्किल से लड़ गई। तो चलिए शुरू करते हैं रीड हेस्टिंग्स के सफर से। नेटफ्लिक्स से भी पहले हेस्टिंग्स एक मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1999 में अपनी पहली कंपनी प्योर सॉफ्टवेयर शुरू की। वो कंपनी ऐसी टूल्स बनाती थी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए डिबगिंग को आसान बनाती थी। उनकी मेहनत रंग लाई और कंपनी बहुत सक्सेसफुल हुई। लेकिन हेस्टिंग्स के मन में कुछ और ही बड़ा करने का प्लान था। 1997 में उन्होंने प्योर सॉफ्टवेयर बेच दी और उनके पास एक नए वेंचर के लिए पैसा और टाइम दोनों थे। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से नेटफ्लिक्स की नींव रखी गई। अब आती है वो मशहूर कहानी जिसे हर एंटरप्रेन्योर सुनना चाहता है। एक दिन रीड हेस्टिंग्स ने एक मूवी रेंटल स्टोर से अपोलो 13 की कैसेट रेंट की, लेकिन वो यूज टाइम पर रिटर्न करना भूल गए और उन्हें $40 की लेट फी देनी पड़ी। इस इंसिडेंट से उन्हें गुस्सा तो आया, पर साथ ही एक ब्रिलियंट आइडिया भी। उन्होंने सोचा, ऐसा क्यों ना हो कि मूवी रेंटल्स जिम मेंबरशिप जैसे हो। एक फ्लैट मंथली फी दो और जितनी मर्जी मूवीज देखो बिना किसी लेट फी के। और इसी सोच से 1997 में जन्म हुआ नेटफ्लिक्स का। शुरुआत में ये एक सिंपल डीवीडी बाय मेल सर्विस थी। आप ऑनलाइन मूवी सिलेक्ट करते और आपके घर पर लाल एनवलप में डीवीडी आ जाती। नो लेट फीस, नो हैसल। ये उस टाइम के ब्लॉकबस्टर जैसे जायंट्स के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज था। लेकिन असली गेम चेंजर था उनका सब्सक्रिप्शन मॉडल। जब बाकी सब पेपर रेंटल मॉडल पर चल रहे थे, नेटफ्लिक्स ने एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट पेश किया। एक फिक्स्ड मंथली प्राइस में अनलिमिटेड डीवीडीज। इसने लोगों को आजादी दी। अब लोग बिना टेंशन के मूवीज एंजॉय कर सकते थे। ये मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ कि लोग तेजी से नेटफ्लिक्स से जुड़ने लगे। ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं था, ये लोगों की एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने की आदत को बदल रहा था। हेस्टिंग्स ने पहचान लिया था कि कन्वीनियंस ही किंग है, और उनका सब्सक्रिप्शन मॉडल इसका सबसे बड़ा सबूत था। जैसे जैसे इंटरनेट स्पीड बढ़ने लगी, हेस्टिंग्स ने फ्यूचर को पहले ही देख लिया था। उन्हें पता था कि फिजिकल डीवीडीज का जमाना खत्म होने वाला है और फ्यूचर स्ट्रीमिंग का है। 2007 में उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की। शुरू में कंटेंट लाइब्रेरी छोटी थी, पर हेस्टिंग्स ने टेक्नोलॉजी और यूजर एक्सपीरियंस पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया। उनका फोकस था एक सीमलेस स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस देना, यानी बिना बफरिंग के हाई क्वालिटी वीडियो किसी भी डिवाइस पर। उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो यूजर के इंटरनेट स्पीड के हिसाब से वीडियो क्वालिटी को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती थी। ये छोटी छोटी चीजें ही थी जिन्होंने नेटफ्लिक्स को बाकियों से अलग बनाया। और यहां आता है नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन, डेटा। नेटफ्लिक्स सिर्फ आपको मूवीज नहीं दिखाता, वो आपकी हर एक पसंद और नापसंद को क्लोजली ट्रैक करता है। आप कौन सी मूवी देखते हैं, कितनी देर देखते हैं, कब पॉज करते हैं, क्या सर्च करते हैं, ये सारा डेटा उनके लिए गोल्ड माइन है। इस डेटा का इस्तेमाल करके उनका एल्गोरिदम आपको ऐसी मूवीज और शोज रिकमेंड करता है जो आपको पसंद आएंगे। ये इतना एक्यूरेट है कि आपको लगता है नेटफ्लिक्स आपके मन की बात जानता है। इस डेटा ड्रिवन अप्रोच ने न सिर्फ यूजर एंगेजमेंट बढ़ाया, बल्कि उन्हें अपने अगले बड़े कदम के लिए तैयार किया। डेटा ने नेटफ्लिक्स को एक और चीज सिखाई, लोग क्या देखना चाहते हैं। इस इनसाइट के साथ हेस्टिंग्स ने एक और डेयरिंग मूव किया। उन्होंने डिसाइड किया कि नेटफ्लिक्स अब सिर्फ दूसरों का कंटेंट लाइसेंस नहीं करेगा, बल्कि अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाएगा। 2013 में उन्होंने हाउस ऑफ कार्ड्स के लिए $100 मिलियन इन्वेस्ट किए, बिना पायलट एपिसोड देखे। यह एक बहुत बड़ा गैम्बल था, लेकिन यह काम कर गया। हाउस ऑफ कार्ड्स एक मैसिव हिट हुई। उसके बाद ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक और फिर स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे शोज ने नेटफ्लिक्स को एक कंटेंट पावर हाउस बना दिया।
अब लोग नेटफ्लिक्स पर सिर्फ मूवीज देखने नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स देखने आते थे। इससे उनकी ब्रांड लॉयल्टी आसमान तक पहुंच गई। एक मार्केट को जीतने के बाद हेस्टिंग्स की नजर पूरी दुनिया पर थी। उन्होंने एक अग्रेसिव ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी अपनी, लेकिन वो सिर्फ अमेरिकन कंटेंट को डब करके रिलीज नहीं कर रहे थे। उन्होंने हर कंट्री के लोकल कल्चर और टेस्ट को समझा। उन्होंने सेक्रेड गेम्स इंडिया में, मनी हाइस्ट स्पेन में और स्क्विड गेम साउथ कोरिया में बनाया। इस ग्लोबल अप्रोच ने काम किया। नेटफ्लिक्स ने हर देश में लोकल क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म दिया और ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच गया। उनका मंत्र सिंपल था, ग्रेट स्टोरीज कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। इतना सब कुछ अचानक नहीं हुआ। नेटफ्लिक्स की मार्केटिंग टीम ने भी कमाल का काम किया। सोशल मीडिया पर उनके विट्टी और रिलेटेबल पोस्ट्स, क्लेवर कैंपेन्स और पॉप कल्चर मोमेंट्स को हाईजैक करने की उनकी एबिलिटी ने जबरदस्त बज़ क्रिएट किया। नेटफ्लिक्स एंड चिल सिर्फ एक फ्रेज नहीं, एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया। उन्होंने ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग से ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ और डिजिटल मार्केटिंग पर फोकस किया, जिससे उनकी ग्रोथ रॉकेट की स्पीड से हुई। उन्होंने ऐसी मार्केटिंग की जो मार्केटिंग जैसी लगी ही नहीं बल्कि एक दोस्त की रिकमेंडेशन जैसी लगी। ऑफ कोर्स ये सफर आसान नहीं था। जब नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग शुरू की तो उन्हें स्टूडियो से कंटेंट लाइसेंस करने में बहुत मुश्किल हुई। फिर Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस और HBO मैक्स जैसे कॉम्पिटिटर्स आ गए। हर कदम पर नए चैलेंजेस थे, लेकिन हेस्टिंग्स ने हर मुश्किल का सामना किया। जब 2011 में उन्होंने डीवीडी और स्ट्रीमिंग बिजनेस को अलग करने की कोशिश की और कस्टमर्स ने इसका विरोध किया, तो उन्होंने अपनी गलती मानी और डिसीजन वापस ले लिया। उनकी लीडरशिप क्वालिटी यही है कि वो रिस्क्स लेते हैं लेकिन कस्टमर को हमेशा पहले रखते हैं। तो ये है रीड हेस्टिंग्स की कहानी, एक लेट फी से लेकर एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट एम्पायर तक का सफर। उनका सीक्रेट फॉर्मूला, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, डेटा को समझदारी से इस्तेमाल करना, कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना और सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टमर को हमेशा सबसे ऊपर रखना। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।